नमस्कार, हेलो दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं वंस अगेन बिफोर यू। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर पे बाकी बचे वीडियो पर चर्चा करेंगे। जो हमारी लास्ट वीडियो थी, पहले आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो आपने देखी भी होगी, मैं मानता हूँ, नहीं तो एक बार जाके पुनः देखना। मत हो सुदान रस्सी आवजावत के सिलत पौड़ निशान, तो बार बार अभ्यास करेंगे तभी कुछ होगा। उसमें हम बेसिकली शिक्षण अभिक्षमता हमारी प्रथम यूनिट चल रही थी, उसमें हम शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहे थे। शिक्षण विधियों में हम कर रहे थे उद्देश्य पर आधारित शिक्षण विधियां, और उसमें पहली थी ज्ञान पर आधारित शिक्षण विधियां, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। इसमें भाषण विधि, कहानी कथन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, निरीक्षण विधि, पुनरावृत्ति विधि, ऐसी सारी विधियां आती हैं। तो ज्ञान पर आधारित विधियां हैं, इसमें नॉलेज पर, ज्ञान अर्जन पर बल दिया जाता है, चाहे भाषण विधि हो, चाहे कहानी कथन विधि हो, चाहे पाठ्य पुस्तक विधि हो। और इन पर हम काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके थे। जैसे हमने बताया था, भाषण विधि में टीचर भाषण देकर, लेक्चर देकर चला जाता है, ये टीचर केंद्रित है। तो ये सारी विधियों पर हम चर्चा कर चुके थे, और आपको इसके बारे में जानकारी भी चाहिए तो आप पिछली वीडियो जो पार्ट बी लिखा हुआ है उसमें जाकर देख भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, क्रियात्मक शिक्षण विधियाँ। क्रियात्मक शिक्षण विधियों में मेनली 4 विधियां हैं: प्रयोगशाला, डाल्टन विधि, प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। ये 4 विधियां हैं। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक विधि नहीं है? 3 ऑप्शन ये दे दिए, चौथा इधर से दे दिया, तो ये वाली क्रियात्मक नहीं है। तो क्रियात्मक तो ये 4 हैं। उसके बाद भावात्मक विधि हैं, अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि, क्षेत्र पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण विधि। ये भावात्मक हैं, ये भावना पर बल देती हैं, भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास करती हैं। यानी कि टीचर इस प्रकार की टीचिंग करेगा कि ताकि बच्चा भावनात्मक रूप से टीचर से जुड़ जाए। तो मित्रों, ये विधियों की आज हम चर्चा करेंगे, क्रियात्मक। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम प्रयोगशाला या डाल्टन विधि। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, प्रयोगशाला विधि पर। अब मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनना है हमें, क्योंकि यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर क्लियर करना है। प्रयोगशाला या डाल्टन विधि, इसे मित्रों डाल्टन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन विधि। ये विज्ञानवाद पर आधारित है, प्रयोग करने पर, एक्सपेरिमेंट करने पर बल देती है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर खुद विद्यार्थी अपनी रुचि का विषय चुनता है और प्रयोगशाला में प्रयोग कर स्वयं निष्कर्ष निकालता है। यानी कि इसमें तथ्य पर बल दिया जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखना है। तो इसे डाल्टन विधि कहते हैं। ये विज्ञानवाद पर, तथ्यात्मक विज्ञानवाद पर आधारित है, तथ्यवाद पर आधारित है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। आपके सामने क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आएगा, प्रयोगशाला विधि का लक्षण नहीं है या डाल्टन विधि का लक्षण नहीं है, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इसमें छोटी छोटी बातों में। ये विज्ञानवाद, तथ्यवाद पर आधारित है। ये टीचर केंद्रित है कि विद्यार्थी केंद्रित है? विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि विद्यार्थी इसमें स्वयं निर्णय लेता है, स्वयं प्रयोगशाला में निष्कर्ष निकालता है और स्वयं ही इसमें परिणाम जारी करता है, स्वयं अनुभव करता है। तो विद्यार्थी केंद्रित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथी बात, ये आगमन विधि के अनुरूप है, यानी कि सूक्ष्म से वृद्धि की ओर अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको चारों बातें ध्यान रखनी है। प्रयोगशाला विधि में विज्ञानवाद पर आधारित, तथ्यवाद पर आधारित, विद्यार्थी केंद्रित है, आगमन विधि के अनुरूप है। और इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बहुत उपयोगी है, जहाँ विज्ञानवाद का आधार है, तथ्यवाद का आधार है, तो वहाँ पर ये बहुत ही लाभकारी विधि है। लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, इसकी ये भी कमी है। तो प्रयोगशाला विधि के बारे में आपने जान लिया, इसके सारे तथ्यों से आप परिचित हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिया कि सिंपल आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, प्रयोगशाला विधि है कि ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है या भावनात्मक है या प्रत्यात्मक है? तो कैसी विधि है? क्रियात्मक है। ये ध्यान रखना चाहिए, हमें क्रियात्मक पर चर्चा कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रयोगशाला विधि का लक्षण नहीं है, ये विज्ञानवाद पर आधारित है, तथ्यवाद पर आधारित है, जैसे ए पर ये आ जाए,
ब में ये आ जाए, स में ये आ जाए, और द ऑप्शन में कुछ और आ जाए कि जैसे कि ये दर्शन पर आधारित तो नहीं, तो ये 3 सही हैं तो वो वाला गलत हो जाएगा। तो मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो ये इसमें से आप निकाल के स्वयं ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब नेक्स्ट विधि पर चर्चा करते हैं हम प्रयोगशाला विधि के बाद प्रयोजन विधि पर। तो प्रयोजन विधि जो दूसरी विधि है तो उस पर भी चर्चा करते हैं। प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट पर आधारित, प्रयोजना विधि या योजना विधि भी कह देते हैं, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इस पर चर्चा करते हैं प्रयोजना विधि पर। प्रयोजना विधि में जो विद्यार्थी रहता है स्वयं वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव लेकर जीवन के निष्कर्ष निकालता है या समस्या का समाधान करता है। तो पहला तो है वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव लेकर, स्वयं वास्तविक परिस्थितियों का चयन करता है और उनसे अनुभव लेता है और समस्या का समाधान तो मित्रों इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कि स्वयं वास्तविक परिस्थितियों से विद्यार्थी अनुभव लेगा। जैसे कि मान लीजिए उसे बचत बैंक खाता गांव अपना खोलना है स्कूल के अंदर, या स्कूल के अंदर गार्डनिंग करनी है, बागवानी करनी है, तो स्वयं वो बागवानी का निर्णय लेता है, सफाई करता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाता है और फिर उसके आधार पर स्वयं समस्या का समाधान कर देता है। तो ये वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप है, से अनुभव लेते हुए विद्यार्थी इसमें समस्या का समाधान करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है और इसमें समस्या का समाधान अनुभव के आधार पर किया जाता है जो वास्तविक परिस्थितियों से व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसमें उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे स्कूल में बचत बैंक खाता खोलना, स्कूल में गार्डनिंग करना, स्कूल की साफ सफाई करना या अपना हॉस्टल में मेस का संचालन करना, सब ये योजना विधि पर ही आधारित हैं। अब ये योजना किसी कई प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है, सहचार्यात्मक भी हो सकती है। व्यक्तिगत जो परियोजना रहती है उसका उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे चार्ट बनाना। जैसे स्कूल में एक चार्ट बनाने के लिए बच्चों से कह दिया जाता है चार्ट बना के लाए, चित्र बना के लाए, तो अलग अलग बच्चे जाते हैं, सब घर से चार्ट बना के लाते हैं। तो ये व्यक्तिगत योजना का उदाहरण हो गया। फिर सामूहिक योजना का, किसी स्कूल में उत्सव का आयोजन करना है तो एक टीम का गठन कर दिया जाता है, तो आप उत्सव कोई भी समारोह स्कूल के अंदर आयोजित करना है तो वो ये सामूहिक योजना का उदाहरण है। इसी प्रकार से समस्यागत योजना भी होती है, जैसे कोई सर्वेक्षण करना है, गाँव में कोई समस्या है, जैसे आज कोरोना की समस्या है तो उसका ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानना, कहाँ से फैल रहा है, क्या फैल रहा है, क्या कारण है, तो उस फील्ड में पर्टिकुलर जो अध्ययन करना तो वो सर्वेक्षणात्मक समस्यात्मक हो गया। तो इस प्रकार से योजना के जो है, योजना की एक शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी को वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव कराकर उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि के अनुसार योजना का चयन करता है, स्वयं ही निष्कर्ष निकालता है, लेकिन टीचर इसमें मदद भी करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज इस विधि का प्रयोग गाँव में फसलों के वर्गीकरण के लिए भी किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने के लिए भी किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज में तो ये चलता ही रहता है, इस प्रकार की योजनाएं का प्रयोग किया ही जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है छोटी छोटी, वो भी आपको ध्यान में रखना है प्रयोजना विधि की। तो मैं आपको धीरे धीरे शांतिपूर्वक बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है, तो ये ध्यान रखना, मैंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है और इसमें किसी न किसी समस्या का समाधान किया जाता है। ये व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है। इसमें विद्यार्थी स्वयं योजना बनाता है, स्वयं निष्कर्ष निकालता है, तो ये और दैनिक जीवन की समस्याओं का इसके माध्यम से निदान किया जाता है। चौथा ध्यान रखें तो ये विद्यार्थी केंद्रित है, इसमें विद्यार्थी का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, विद्यार्थी केंद्रित है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इसकी विशेषताएं आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। प्रयोजना विधि का लक्षण नहीं है कि ये वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है या सैद्धांतिक परिस्थितियों पर, तो वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। इसमें समस्या का समाधान स्वयं विद्यार्थी करता है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तभी आप अपने क्वेश्चनों को कर पाएंगे, यूजीसी नेट जैसे बड़ी परीक्षाओं को हल कर पाएंगे। ये जो यूनिट है आपके लिए केवल यूजीसी नेट के साथ साथ सीटेट और जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं निकलती हैं सबके लिए उपयोगी है। आप सभी में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप
के लिए बेसिक आधार बन सकता है। तो आप इनको ढंग से गहन रूप से देखना है। परियोजना विधि के चरण क्या क्या होते हैं, तो मैं चरणों की भी चर्चा कर देता हूं। तो बेसिकली इसके 6 चरण हैं। सबसे पहला चरण है परिस्थिति का चयन करना। चरण में देखें तो पहला परिस्थिति का चयन करना। परिस्थिति का चयन करना, भाई हम किस परिस्थिति का अध्ययन करना है उसका चयन करना। फिर योजना का चयन करना। योजना का चयन करना, पहला परिस्थिति का, फिर योजना का चयन करना, फिर बेसिकली योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर योजना का क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर अंत में उसका लेखा जोखा करना। तो ये इसके चरण हैं। चरण भी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, तो सरल हैं। तो इन चरणों पर भी ध्यान रखना है कि पहले परिस्थिति का कि कैसे निर्माण करेंगे, किस परिस्थिति का हमें चयन करना है उसके बारे में सोचना, वहाँ परिस्थिति विद्यमान होनी चाहिए। फिर 2-3 परिस्थितियों में एक बेस्ट परिस्थिति का चयन कर लिया। फिर योजना का क्रियान्वयन के बारे में सोच लिया कि योजना का क्रियान्वयन करना है, तो फिर मूल्यांकन करना है, फिर लास्ट में लेखा जोखा रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ये इस विधि में कमी यह है कि लंबी खर्चीली है। महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी केंद्रित है और विद्यार्थी इसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं को समझता है। हमारे मानव जीवन की जितनी भी सामाजिक समस्या उनका बेहतर हल निकालता है और कहीं ना कहीं सामाजिक भी बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है समस्या समाधान विधि है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट विधि पर चर्चा करते हैं। तीसरी विधि जो क्रियात्मक विधि है, समस्या समाधान विधि है। तो मित्रों इसमें भी पहला ध्यान रखना है क्रियात्मक विधि है समस्या समाधान, और ये भी विद्यार्थी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है टीचर के साथ साथ। तो समस्या समाधान, अब पहला इसमें ध्यान रखना है कि ये विद्यालय बेसिकली शिक्षक केंद्रित है। इसमें किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। ये चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान विधि क्रियात्मक विधि है। इसमें विद्यार्थी केंद्रित है लेकिन शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इसका मेन उद्देश्य रहता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी का जो बौद्धिक विकास करना, इसमें पहले तो क्या है मेन रहता है कि ताकि विद्यार्थी अपनी जो समस्या है उसको समझ सके और स्वयं अध्ययन उसका समाधान कर सके। कहीं ना कहीं उसमें अंतर्दृष्टि का विकास करने पर, सूझबूझ के विकास करने पर बल दिया जाता है। लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विधि की वो आपको ध्यान रखना है। पहला कि बालक समस्या को अपनी समस्या समझे तभी सफल हो पाएगा। अगर वो समझेगा नहीं ये तो कार्टून है, नहीं, हमें समस्या ऐसी रखनी चाहिए, बालक को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसकी समस्या स्वयं की है। जैसे आज बेरोजगारी की समस्या तो बेरोजगार स्वयं को माने, आज स्कूल में कोई पानी की समस्या तो वो स्वयं भी उसको जोड़े और समझे कि पानी पीने में मुझे भी परेशानी आती है। तो ये तो पहला तो अपनी समस्या समझे। फिर समस्या का ऐसी होनी चाहिए जिसका स्वरूप निश्चित हो, सबके सामने स्पष्ट होनी चाहिए, सामग्री भी स्पष्ट होनी चाहिए और कहीं ना कहीं समाधान भी निश्चित व स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन ये मानसिक विधि ज़्यादा है समस्या समाधान विधि, जहाँ जो प्रोजेक्ट विधि थी, योजना विधि थी, व्यवहारिक विधि थी, और ये मानसिक विधि है। इसमें मानसिक हल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, समाधान भी मानसिक ही निकाला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको समस्या समाधान विधि के चरणों के बारे में भी मैं बता देता हूं मित्रों। समस्या समाधान विधि का पहला तो समस्या का चयन करना। सबसे पहला तो यह है कि हम समस्या का चयन करें। समस्या का चयन करने के बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण करिए उसका। उसके बाद परिकल्पनाओं का निर्माण करना। तीसरा क्या है परिकल्पनाओं, सी क्या है परिकल्पनाओं का निर्माण। भाई ये समस्या जो है इसका निर्माण कैसे, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में पानी की समस्या है तो पानी के लिए नल कहाँ लगाया जाए, किस प्रकार का नल लगाया जाए, तो उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो सब प्रकार की कल्पनाएं की जाए। फिर तथ्यों का एकत्रण कि भाई कौन सा नल कितने का आता है, कैसे आता है, कितना बजट है, ये तथ्यों का एकत्रण, कहाँ पर पानी लग सकता है, कहाँ पर नहीं लग सकता, तो ये तथ्यों का एकत्रण करना इस प्रकार से। फिर विश्लेषण करना, फिर लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन करना, विश्लेषण करना, 3-4 जो समाधान है सबके बारे में देखना, फिर उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष निकालना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इस प्रकार से कि समस्या समाधान विधि कहीं ना कहीं मानसिक हल निकालने पर बल देती है, विद्यार्थी का बौद्धिक विकास करती है, ताकि वो भविष्य में सामाजिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी कर सके। तो ये मित्रों, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कमी यह है कि ये नीरस थोड़ा सा बना देती है, छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा काम की नहीं है। इसके बाद मित्रों, जो चौथी विधि आती है क्रियात्मक विधि पर, वो भी हम चर्चा करते हैं, वो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है। इसको आप जानते हैं, लेकिन आप तनाव लेते हैं, इसलिए आपसे क्लियर नहीं होता। तो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि नंबर 4 क्रियात्मक विधि में समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। इसमें मित्रों आपको समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि में ध्यान रखना कि एक प्रकार से ये भी क्रियात्मक विधि है। कैसी विधि है? क्रियात्मक। और इसमें शिक्षा का कार्यक्रम, जैसे स्कूल के अंदर कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम होता है, उसमें विद्यार्थी की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, यानी कि विद्यार्थी का समाजीकरण किया जाता है, उसे स्कूल के अन्य बच्चों के साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है, ताकि वो भी अपने आप को एकाकीपन महसूस ना करे और सामूहिकता में विश्वास करे। जैसे आपने देखा सामूहिक वाद विवाद, विचार गोष्ठी, कार्य सम्मेलन, ये सारी इसी का रूप है विधियाँ, शिक्षण विधियों का रूप है। जैसे वाद विवाद स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आयोजित किया जाता है, विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है, कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसमें विशेषज्ञों की राय भी ली जाती है। कार्यशाला में थोड़ा विशेषज्ञों का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल लिया जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में तो बेसिकली किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की चर्चा होती है, विद्यार्थी भाग लेते हैं। विचार गोष्ठी में भी विद्यार्थी शिक्षक दोनों भाग ले सकते हैं। कार्यशाला में कुछ विशेषज्ञ व्यक्तियों का रोल ज़्यादा रहता है, पर्टिकुलर किसी समस्या के लिए विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, वो भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तरीके से ये भी एक शैक्षणिक विधि है, इसमें विद्यार्थी का समाजीकरण कहीं ना कहीं किया जाता है। तो सामूहिक वाद विवाद विधि, विचार समिति, विचार गोष्ठी, कार्यशाला, ये सब समाजीकृत अभिव्यक्ति की पद्धतियां हैं, तो इनका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। वैसे भी आपको ध्यान है, वाद विवाद पद्धति का जो जनक है किसको माना जाता है? हेरी ओवर। ये आपको ध्यान रखना है, हेरी ए ओवर ये जनक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी आए तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, किसी न किसी परीक्षा में तो पूछ लेता है, लेकिन नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, बाकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको समाजीकृत व्यक्ति विधि भी ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम अगली विधि आते हैं, भावात्मक विधियां। भावात्मक विधियों में 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं, एक तो अभिनय, दूसरा क्षेत्र पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण। ये भी बहुत आसान पद्धतियां हैं दोस्तों, लेकिन आसान तभी है जब इसको बार बार देखेंगे। आप ट्यूब को पुरानी को नई से जोड़ के देखेंगे, हंसते हुए देखेंगे, रोकर तो कोई काम नहीं होगा। कोरोना से भी हम नहीं लड़ सकते रोकर, तो हमें हंसकर लड़ना होगा, मास्क पहनकर रहना होगा, बार बार हाथ को सैनिटाइज करना होगा, तभी हम सफल होंगे। ऐसे इसमें भी बार बार अभ्यास से ही गाड़ी चलती है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज है वो फिसलती है, ठीक है ना, तो बार बार पकड़ने से ही हाथ में आती है। तो ये मित्रों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम अगली विधियों को चर्चा करेंगे। भावनात्मक, मैंने पहले ही बताया था, भावात्मक विधि में शिक्षक जो होता है विद्यार्थी को कि विषय को रुचिकर बनाने के लिए उससे भावनात्मक रूप से टच होता है, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में भावनात्मक रिश्ता बन जाए, और उस विषय के साथ भी कहीं ना कहीं शिष्य का भावनात्मक रिश्ता बन जाए। तो इसमें भावनाओं को ज़्यादा उकेरा जाता है, मनुष्य की फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आगे लाया जाता है। इसमें पहली विधि है अभिनय विधि। अभिनय विधि या नाटक विधि, आपने बहुत सारे नाटक भी देखे होंगे, महाराणा प्रताप का, शिवाजी का नाटक अभिनय जो कार्यक्रम होता है, रामलीला भी इसी में आती है, अभिनय भूमिका निर्वाह में ही आती है। रामलीला वाला जो होता है तो वो भी अभिनय वाला रोल है। इसमें बेसिकली क्या है कि बच्चे को या विद्यार्थी को सकारात्मक संदेश इन नाटकों के माध्यम से दिया जाता है। महाराणा प्रताप या रामलीला के माध्यम से, या स्कूल में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मानवों की जो कहानियां हैं उनके अभिनय करके, उनको पूरा प्रस्तुतिकरण करके कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया जाता है। तो भारतीय अगर नाटक में अभिनय में देखें तो 3 ही पात्र होते हैं भारतीय नाटकों में। तो एक तो वस्तु, नायक और रस। भारत में इसके 3 ही तत्व हैं, वस्तु, नायक, रस, ये भारत में।
अगर देखें तो 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वस्तु, नायक, रस। लेकिन अंग्रेजी नाटक देखें, शेक्सपियर का नाटक देखें, बाकी देखें अंग्रेजी नाटक आपने बहुत सारे देखे होंगे, सुने भी होंगे, तो उनमें 6 पात्रों की भूमिका रहती है। तो वो 6 पात्र भी आपको ध्यान रखने हैं। उसमें कथा वस्तु भी रहते हैं। पहले अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो कथा वस्तु। अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, पात्र, कथोपकथन कि क्या क्या कथन क्या है, तो वो भी कहीं ना कहीं पात्र माने जाते हैं। उद्देश्य, शैली और देश काल। तो इंग्लिश नाटक में इन 6 बातों पर ध्यान दिया जाता है और भारतीय नाटक में 3 चीजें। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय नाटक के 3 तत्व हैं। कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें रोना नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, वस्तु, नायक और रस। जबकि अंग्रेजी में 6 हैं तत्व, कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, उद्देश्य, शैली, देश काल। उसमें देश काल भी देखा जाता है, कौन से काल की है, थोड़ा ये भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। शैली भी क्या है कि रस शैली है, वीर रस शैली है, प्रेम शैली है, वो भी ध्यान। उद्देश्य क्या है, कथोपकथन क्या है, पात्र क्या है, कथा वस्तु क्या है। तो 6 तत्व हैं। तो पहला क्या है, कथा वस्तु, बी में पात्र, सी में कथोपकथन, डी में उद्देश्य, ई में शैली और एफ में देश काल। तो ये ध्यान रखना है। और भारतीय नाटक में 3 ही तत्व हैं। फिर है क्षेत्र पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण। आपने भी स्कूल में या कॉलेज में शैक्षिक भ्रमण किया होगा कि भूगोल के विद्यार्थी, इतिहास के विद्यार्थी अक्सर शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं, जो कहते हैं कि टूर पर जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर, दैट इज द शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्र पर्यटन। तो और कोई नई विधि नहीं है, आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका बस नाम सुनकर हम डर जाते हैं कि क्या क्षेत्र पर्यटन विधि आ गई। आपको स्कूल में या कॉलेज में कभी टूर पर ले गए हों तो बेसिकली उसी को ही क्या कहते हैं, क्षेत्र पर्यटन। तो आप जैसे इतिहास के विद्यार्थी हैं तो जगह जगह विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन करते हैं, बच्चों शिक्षक के साथ यात्राएं करते हैं, उनको पूरा भ्रमण करते हैं, तो क्षेत्र पर्यटन विधि हो गई। तो बेसिकली ऐतिहासिक, ऐसे भूगोल वाले विभिन्न अभ्यारण्य का, नदियों का, इनका बेसिकली अध्ययन करने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, तो वो बेसिकली वो भी क्षेत्र पर्यटन विधि है। तो हर प्रकार की कहीं ना कहीं शैक्षिक भ्रमण स्कूल कॉलेज में आयोजित किए जाते हैं, वही विधि है। इसमें भी क्या है, बच्चे को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है, दिखाकर उसमें कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ेगा और आंखों से देखेगा तो समझेगा भी अच्छा। तो ये अब ये शैक्षिक भ्रमण भी कई प्रकार का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लघु हो सकता है 1 दिन का या 1 घंटे 2 घंटे का, सामान्य 2-4 दिन का, दीर्घ कई लंबी अवधि का 15-20 दिन का। तो इस प्रकार से गहन अध्ययन जो बड़े PhD वगैरह, MPhil वगैरह, MA वगैरह रहता है, तो वहाँ बड़े स्तर का रहता है, 15-20 दिन का शैक्षणिक टूर आयोजित किया जाता है, वहाँ गहन अध्ययन बच्चे को कराया जाता है। तो ये भावनात्मक में दूसरी विधि है क्षेत्र पर्यटन या शैक्षणिक भ्रमण विधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों में एक विधि और है, तो इसी के अंतर्गत ले लेते हैं हम, भावनात्मक ही कहीं ना कहीं है, तो वो है मस्तिष्क उत्प्लवन विधि। तो ये भी मैं चर्चा कर देता हूं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इसमें बच्चे के सामने एक बहुत अचानक से ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है कि बच्चा को उसका हल ढूंढने के लिए कहा जाता है कि बेसिकली उसका हल ढूंढ पाएगा कि नहीं डाल पाएगा। जैसे अभी है कोरोना वायरस, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो अभी क्वेश्चन बच्चा सोचेगा, विचारेगा, दिमाग पर जोर डालेगा, इस समय कोरोना है, तो ऐसा क्वेश्चन डालकर उसके दिमाग को डिलीट किया जाता है, तत्काल वो सकारात्मक जवाब दे। उसी को कहते हैं क्षेत्र अपना मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, जिसमें उसका पूरा दिमाग ही हिल जाए, तो दैट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों हम इससे शैक्षणिक विधियां तो उद्देश्य पर आधारित हो गई। अब हम देखते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो मेथड है उन पर भी चर्चा करते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, ये कुछ मिनटों का है मित्रों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आके आप देख सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन तो ये कोचिंग कॉलेज स्कूल में जो डायरेक्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दैट इज द ऑफलाइन टीचिंग है। तो दूसरा हम ऑनलाइन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ऑनलाइन टीचिंग में क्या आता है, यूट्यूब में आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, ऑनलाइन है।
इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें डायरेक्ट संपर्क नहीं रहता विद्यार्थी टीचर के बीच में। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो ऑनलाइन हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, जो बेसिकली आपको क्वेश्चन के लिए कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पहला तो ऑनलाइन में है स्वयं प्रभा योजना। ये वेबसाइट के माध्यम से कहीं ना कहीं इस वेबसाइट पर इसकी जानकारी बच्चे को दी जा रही है। स्वयं प्रभा ये ऑनलाइन योजना है। ये HRD यानी कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय और उच्च शिक्षा तकनीकी परिषद की संयुक्त योजना है, कि संयुक्त योजना है। दूसरा है स्वयं योजना। स्वयं योजना में IIT, IIM आदि बच्चों को, यानी कि IIT जो उच्च वाले हैं, IIM वाली योजना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनके माध्यम से उनके बच्चों को बेसिकली ये योजना प्राप्त की जा रही है। तीसरा एक वैश्विक कार्यक्रम है ऑनलाइन, वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये मित्रों इनके पूरे नाम भी आ सकते हैं और किसको शिक्षा दी जा सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से कई बार नेट में आया है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेना है, ये ध्यान रखना है। इसको कहते हैं MOOCS, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये बेसिकली है, इसमें बेसिकली ये ऑनलाइन शिक्षा है, सभी के लिए उपलब्ध है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम और अध्ययनकर्ता, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मैं आपसे कहता हूं अब इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।